नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का विषय है मंदिर में मोदी, क्या जाति से जीतेंगे विरोधी। बिहार में हुई जाति जनगणना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में थे। पीएम मोदी ने वहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राग अलाप रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या देश में हिंदू कम है? उन्होंने कहा देश में हिंदू कम है, मुस्लिम ज्यादा। जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। तो क्या कांग्रेस मुस्लिमों का हक कम करना चाहती है? क्या ज्यादा हिंदू कम मुसलमानों का हक मार दे? पीएम मोदी ने अपील की कि कांग्रेस की साजिश से सतर्क रहें। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश तबाह करना चाहती है। यानी इसको अगर डिकोड करें तो कुछ सवाल सामने आते हैं। पीएम मोदी क्या हिंदू वोट बैंक की अहमियत समझा रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होता है और अगर हिंदू बटा तो देश के मिटने का खतरा है? जबकि उनकी प्राथमिकता हिंदू हित है। बात हिंदू वोट बैंक की करें तो बीजेपी के पास इसका बड़ा हिस्सा है और विपक्ष जाति जनगणना के जरिए इसमें सेंध लगाकर हिंदू वोट पाना चाहता है। जबकि इधर असम में बीजेपी के सीएम को मियां का वोट तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात वो जरूर करते हैं। तो क्या 2024 में अब धर्म के सहारे बीजेपी हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तो विपक्ष इस गांठ को जाति के सहारे खोलेगा? कमंडल का जवाब मंडल। एक बार फिर इस पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं, जिसमें आप देखिए कैसे चुनावी रैली से पहले पीएम मोदी मंदिर में दिखते हैं और चुनाव से पहले इंडिया यानी विपक्षी दलों का गठबंधन अब जाति की कतार में खड़ा दिखता है। ये दो तस्वीरें आपको बताने के लिए जरूरी हैं कि इस वक्त इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब से जाति जनगणना आई है सामने तब से क्या है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद असीम वकार हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, अतुल लोंढे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज सिंह हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। लेकिन अतुल लोंढे, शुरुआत आपसे। तो क्या अब प्रधानमंत्री जिस तरह से या चुनाव दर चुनाव जिस तरह से हमने बीजेपी को तमाम जातियों को हिंदुत्व के एक अम्ब्रेला के तले वहां इकट्ठा करते देखा है, क्या इंडिया ने अब जाति जनगणना में उसकी काट ढूंढ ली है? नहीं गौरव जी, पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए कि जब धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो बंटवारा तो वहां पर है। बंटवारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य तो पूरे बाहर है। फोल्ड उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। गांव के भी बाहर है और वो फोल्ड के भी बाहर है। तो जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये बात करते हैं क्या? और अगर सामाजिक न्याय की बात अगर होती है तो तकलीफ क्या है? या आज थोड़ी किया है कांग्रेस ने। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी, नाना पटोले जी स्पीकर थे। सांसद, पूरे संसद के इतिहास में पहली बार किसी असेंबली के स्पीकर ने खुद ही रिजोल्यूशन मूव किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद हमारा रायपुर का सेशन हुआ कांग्रेस का, उसी में भी ये बात तय कर ली गई थी। तो ये बात सामाजिक न्याय की है, ये बात बांटने की नहीं है। उन्हें जहां मौका मिला 80-20 करते हैं। आजकल वो 15% पे आ गए हैं। तो 80-20 करना, धर्म की बात करना, धर्म के नाम पर बांटना, ये काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और मैं एक बात याद दिला दूं गौरव जी, आज इस देश का पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जात बताई है दुनिया को। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह साहब तक, किसी ने आज तक जात नहीं बताई। ये मोदी जी है। और गुजरात के लोग कहते हैं कि इन्होंने 2001 में बोगस तरीके से मोद घांची करके कास्ट डाली है। ये भी उन पे आरोप है। तो जाति का आरोप तो लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ये जाति की बात क्यों करते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह साहब के जमाने में 1994 से लेकर 2014 तक 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया था बाहर। और कोविड के दौरान यानी लगातार जो नीतियां गलत हुई है, नोटबंदी, गलत जीएसटी और गलत लॉकडाउन, इसकी वजह से 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। आज भी 84% लोगों की आय कम हो गई है। आज भी हंगर इंडेक्स में हम लोग 121 देशों में 107 नंबर पे है। पेट्रोल 35 रुपए का देने वाले थे, 100 रुपए से ऊपर है। जबकि आज भी 112 डॉलर पर बैरल नहीं है। आज भी टैक्स लगाया है 3 रुपए 40 पैसे, 9 रुपए 56 पैसे का 32-33 रुपए तक ले गए। 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से था 18 रुपए। क्यों? उनको ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने क्या किया। मैंने 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, बेताशा महंगाई बढ़ाई वो बात नहीं करना चाहते। तो मार तो हिंदुओं को पड़ी है।
जो बेरोजगारी है 19 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक की जो 42% है, वो तो सारे हिंदू हैं। जो महंगाई मेरी बहनें सहन करती है, सिलेंडर को हार पहना बना के लोग वोट डालने जा रहे हैं, वो तो सारे हिंदू है ना। मार हिंदुओं को पड़ी है, इसीलिए आपने हिंदुओं को उनकी जाति बता दी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ है। मैं आता हूं, आप बोलिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रेम रंजन जी, प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं साफ साफ कि अगर बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो क्या अल्पसंख्यकों का हक मार दें? ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? किस बात को यहां पर वो सामने रखना चाह रहे हैं प्रेम रंजन पटेल? नहीं, कांग्रेस को आज याद आ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन कांग्रेस को जब तक सत्ता में थी तब तक क्यों नहीं ये याद आया? इतने दिनों तक जो ऐसे शासन आपने किया है, और आज जो ऐसे देश के लोगों में जो गरीबी है, जो पिछड़ेपन है, जो बेकारी है, बेरोजगारी है, इसके लिए दोषी कौन रहा है? किसने जो ऐसे अब तक जो ऐसे उन लोगों को किनारे करके रखा? किन लोगों को वंचित कर करके रखा? गरीबी रेखा से नीचे आप सब लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ का नारा देते थे ये कांग्रेस वाले लोग, लेकिन गरीबी हटाने के बाद गरीबों को हटाने का काम करते थे। जवाब देना है। सत्ता को केवल जो ऐसे अपने सुख के लिए बना के रखे थे, कभी गरीबों की चिंता नहीं किए। गरीबों की अगर चिंता किसी ने किया तो ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। 50 करोड़ अगर जनधन का खाता खुलवा करके और डीबीटी के माध्यम से अगर उनके खाते में उनके विकास की राशि को अगर दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज हो रहा है? गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे रहे हैं, तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत घरों में गैस का, तो फिर जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? को क्यों परेशानी हो रही है? जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है बीजेपी? फिर अगर आपको लोगों के घरों में, एक सवाल है प्रेम जी, शौचालय बना रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्यों दर्द हो रहा है? जाति जनगणना का विरोध फिर क्यों कर रहे हैं आप? जी, हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, हम साथ साथ थे। ये जातीय गणना हुई है तो ये हमारे कारण हुई है। जरा ये कांग्रेस से पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, कराने का काम किया था। आप कह रहे हैं हम जाति जनगणना का विरोध नहीं कर रहे, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? अरे बात सुनिए मेरी, प्रेम जी, मैं कर रहा हूं। प्रेम जी मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया है? प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आज उन्होंने 2 जगह भाषण दिया है, दोनों भाषण सुने आपने? निश्चित तौर पे। क्या कहा उन्होंने? जाति को लेकर क्या कहा उन्होंने? हम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। आप जो कह रहे हैं और जो वो अर्थ बता रहे हैं वो वही है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर आपने प्रधानमंत्री, सुनिए प्रेम जी, सुनिए पैरेलल नहीं बात करते हैं प्रेम जी। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मत बोलिए, जब आप बोल रहे होंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो अर्थ समझाया है, क्या ये वही अर्थ है जो आप बता रहे हैं इस पैनल में? क्या उसके साथ ही जाति जनगणना चलेगी? नहीं, मैं तो कराऊं, 2 बार समझा चुके हैं, सुबह भी समझाया और अभी भी समझाया। कांग्रेस को ये अर्थ जिसकी और मैं कहिए तो समझा दूं अभी। हाँ, मैं तो कर, हाँ बोलिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को आज ये याद आ रही है नारा, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, शासन में, कांग्रेस को आज याद आ रहा है तो मैं आज ही सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस से मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जो आप बता रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये वही अर्थ है जो अर्थ प्रधानमंत्री ने बताया? मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा? उनके विकास के लिए ये बता दीजिए जी। प्रेम रंजन जी वो इस साफ कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है शायद आपसे स्किप हो गया हो, आप नहीं सुन पाए हो। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि कांग्रेस कह रही है, नया राग अलाप रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस देश में हिंदू तो ज्यादा है, हिंदुओं की हिस्सेदारी तो बहुत ज्यादा है, फिर तो क्या अल्पसंख्यकों का हक मार दें? नहीं, निश्चित तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका अगर जो है कि हम हिस्सेदारी, आपने नहीं सुना, भागीदारी आपने सुना नहीं है, अगर मतलब आपने सुना नहीं है, अगर मतलब आपने सुना नहीं है, ठीक है प्रेम जी आता हूं मैं, आप बोलिएगा, अभी आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। असीम वकार, आप लोग झूठे प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं,
आप लोग झूठे कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम के विरोधी हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का हक क्या मार दें कांग्रेस के इस नारे को देखते हुए, और आप लोग उनको बदनाम करते हैं। अब एक प्रधानमंत्री, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पे केंद्रित कर दे तो ये बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम ही नहीं किया है। वो आज भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सहारे हैं। उनको लग रहा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बांट के ही चुनाव जीता जा सकता है। ये कन्फर्म हो गया, ये पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री ने काम अगर किया होता तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जगह पे काम की बात हो रही होती, देश के विकास की बात हो रही होती। ये कंफर्म हो गया। अब आप अपनी नजर से प्रधानमंत्री के भाषण को देख रहे हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम पॉलिटिकल लीडर हैं, तो हम अपनी नजर से प्रधानमंत्री के भाषण को देख रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के मुद्दों उस पे नाम पे होना चाहिए, और मुझे लगता है कि चुनाव गरीबी और अमीरी पर होना चाहिए, देश के विकास और विनाश के मुद्दों पे होना चाहिए कि कौन से मुद्दों से विनाश हो रहा है, कौन से मुद्दों से विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो आज भी 2014 से पहले के जो मुद्दे थे 2009 2008 उसको जगाकर लोगों के दिलों में नफरत भर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि भविष्य के ऊपर बोलिए क्या करना है। आपने तो कहा था कि देश में हम फाइटर प्लेन अपने बनाएंगे, अब दुनिया भारत से प्लेन खरीदेगी। एक शेर लेकर आए थे, बबर शेर, उस पर लिखा हुआ था मेक इन इंडिया। वो शेर ने तो आत्महत्या कर ली, मर गया शेर, क्योंकि उसको लगा कि प्रधानमंत्री जी ले तो आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी मेक इंडिया के शेर को जो खाना दे रहे हैं वो दे रहे हैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा बनाना पड़ेगी। हम लोग को अगर ये बताना पड़ेगी प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे तो फिर हम आगे क्या कहें। अब प्रधानमंत्री अब आपकी चिंता कर रहे हैं तो भी आपको पसंद नहीं आ रहा। अभी वो अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे हैं तो भी आपको पसंद नहीं आ रहा। देश की जबान, ठीक है, धर्म विशेष की जबान नहीं होना चाहिए। अरे तो धर्म विशेष तो आपकी धर्म विशेष की पॉलिटिक्स तो आप भी करते हैं, वो कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आप भी तो धर्म विशेष की पॉलिटिक्स करते हैं, आप कौन से धर्म विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन मैं जरा दिखाना चाहता हूं असीम वकार, मैं यहां अभी अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि देश का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, मुसलमानों का, हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न समझिए। चितरंजन गगन, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाइए मुझे पीसीआर यहां पर क्या कहता है देश का वोटिंग पैटर्न। अगर आप देखें 2004 से 2019 तक बीजेपी और कांग्रेस को मुस्लिमों का पैटर्न अगर आप देखें तो 2004 में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 36% पे यहां वोट मिलता है। बीजेपी को 2009 में 4%, कांग्रेस को 38%। अगर 2014 में देखें तो बीजेपी को 8%, कांग्रेस को 38%। 2019 में भी 8% मुस्लिमों ने वोट दिया बीजेपी को, जबकि 33% वोट कांग्रेस को मिले हैं। यह मुस्लिमों का वोट पैटर्न कहता है यहां पर। इसी के अलावा अगर हिंदू वोट पैटर्न को देखें जल्दी से तो आपको यह हिंदू का वोट पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बड़ा फायदा मिला है, और यही वजह है कि इसकी काट विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना के तौर पर चला है जाति जनगणना का दाव। 2019 के चुनाव में देश भर में बीजेपी को आप देखिए कितने वोट मिले थे यहां पर। यह जो हम आपको रिसर्च दिखा रहे हैं ये प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2019 में बीजेपी को उत्तर भारत में 68% हिंदू वोट मिले, मध्य भारत में यह आंकड़ा 65% था, जबकि दक्षिण भारत में यह सबसे कम 19% था। पूर्व भारत में 46% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि पश्चिम भारत में यह आंकड़ा 56% था। वही सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में 73% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। कुल मिलाकर बीजेपी को पूरे भारत में करीब 49% हिंदुओं के वोट मिले हैं। अब चितरंजन गगन में आपके पास आऊंगा। यहां पर साफ है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो बात हो रही थी वो वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, बीजेपी के पक्ष में कैसे जाता है। लेकिन
शिवानंद तिवारी ने एक नई लकीर खींच दी है। मैं तो वो सवाल लेकर आऊंगा। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं पिछलों को 50% आरक्षण मिले, और जबकि आपकी पार्टी जब से ये आरक्षण की बात सामने आई है, जब से, चितरंजन गगन को प्लीज स्क्रीन पर लाइए, जब से ये जातिगत जनगणना की बात आई है तब से वो कह रहे हैं कि हम तो ये सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उनकी गिनती कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस है, तमाम पैरामीटर गिना रहे हैं, और आप आज 50% आरक्षण का गारंग आने लग गए। तो आप कह दीजिए कि ये तो पूरी चुनावी राजनीति है, आरक्षण की मांग है, यही लेकर आप आगे बढ़ेंगे जाति जनगणना को पूरे देश में? चितरंजन गगन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही सवाल आप ही से था। शिवानंद तिवारी आप ही के नेता है ना? हाँ, थोड़ा जुड़ाइए उसको। शिवानंद तिवारी आप ही के नेता है ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि 50% पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी, आप लोग ये तमाम दुहाई दे रहे हैं कि ये तो सोशियो इकोनॉमिक एक जनगणना है, हमने आर्थिक पैरामीटर्स पर यह जनगणना की है, जबकि असली पॉलिटिक्स तो फिर यही है कि 50% आरक्षण पिछड़ों को मिले। यही आप राजनीति लेकर आगे बढ़ेंगे, यही असली आपका मकसद है? नहीं, देखिए गौरव जी, जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ था उस समय सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। 1931 के जनगणना के आधार पर उस समय जो है मंडल आयोग द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब सवाल है कि अब जातीय जनगणना हो गई है, आंकड़ा सामने उपलब्ध है, तो सीधा सवाल है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो सवाल यह है कि जितनी बड़ी संख्या में है, आज भी वे जिस ढंग से पिछड़े हुए हैं, आज भी विकास के मामले में हाशिए पर हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का कोई जो सो ऐसे नहीं कहा जाता है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष अवसर देना। तो उसी के संदर्भ में शिवानंद तिवारी जी ने कहा होगा। लेकिन एक बात जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जो दिखा रहे थे, उनका जो भाषण आज का दिखा रहे थे, बड़ी आश्चर्य होता है। शायद देश के पहले प्रधानमंत्री, एक तो जो है सो ओरिजिनली पिछड़ी जाति से है नहीं, ये तो जो है सो मुख्यमंत्री बने तो राजनीतिक लाभ के लिए अपने जाति को जो है सो पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिए। और मैं समझता हूं कांग्रेस के आपके इंडिया के साथी बता चुके हैं ये जो बात आप बता रहे हैं। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं, मुख्य मकसद आरक्षण की पॉलिटिक्स, पूरी 2024 की गणित आरक्षण, यही है ना आपका? सीधा देखिए, गणित 24 से मतलब नहीं है। यह जो है सो काफी लंबे दिनों से यह मांग होती रही है। और जब 1991 में जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया था, उस समय जो आंकड़ा उपलब्ध था वह जो काफी पुराना आंकड़ा था, 1931 का था। उसमें भी उस समय उड़ीसा, झारखंड, बिहार नहीं शामिल थे। इसलिए जो है, समझ गया सर, आप आरक्षण की राजनीति नहीं करना चाहते, आप विकास की राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आपने जाति जनगणना कराई, अब आप यहाँ पर विकास के काम इस जाति जनगणना नहीं, देखिए आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। संविधान में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत विशेष अवसर प्रदान करना है। तो आजादी के इतने दिनों के बाद भी अगर वे पीछे हैं, अगर वे विकास से मरहूम हैं, तो उनके लिए विशेष अवसर की व्यवस्था करना है। इसमें कौन से बड़ा आपत्तिजनक बात हो गई? ठीक है सर, में कोई बात नहीं, आपत्ति का कोई आपत्ति है नहीं। आपत्ति प्रधानमंत्री को है, मुझे नहीं है। और 50% को आरक्षण देंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की बात कही है उससे बहुत ऊपर चला जाएगा आरक्षण, इस पर भी आपत्ति आ सकती है। मैं आता हूं सर। ओके सर, रहिए आप पैनल में रहिए। मेरे साथ मनोज सिंह हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। आप लोगों ने जो जाति जनगणना कराई है और उसके बाद जो डिस्कोर्स बना है उसका क्या असर देखते हैं, उस पर बात करने जा रहा हूं मैं उनसे। लेकिन मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। संशोधन किया जाएगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे वो कांशीराम का नारा था और उनकी पार्टी आपके इंडिया में है भी नहीं। लेकिन मैं जरा यहाँ कुछ वोटिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो चुनाव विश्लेषक है उनके पास जाऊंगा। ये देखिए सवर्णों का वोटिंग पैटर्न अब आपको दिखाता हूं। हिंदू मुस्लिम बताया, आप जरा जातिवार चाहते हैं क्योंकि जाति की बहुत बात हो रही है देश में। बीजेपी, कांग्रेस, आप देखिए बीजेपी 2004 में 35% सवर्णों का वोट हासिल करती है, कांग्रेस को 23% मिलते हैं। 2009 में
में बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 26% वोट मिलते हैं। लेकिन 2014 में गेम चेंज होता है। 2014 में बीजेपी को 47% सवर्णों के वोट मिलते हैं और कांग्रेस को मात्र 13%। 2019 में यह और बड़ा हो जाता है आंकड़ा, 61% सवर्ण बीजेपी को वोट करते हैं 2019 में, और 2019 में कांग्रेस को मात्र 12% वोट मिलते हैं। लेकिन ओबीसी देख लें, यहां पर कहा जाता है बीजेपी को ओबीसी ने बड़ा भर भर के वोट दिया है, तो कितना दिया ये समझिए। 2004 में 23% ओबीसी वोट बीजेपी के पास और 24% कांग्रेस के पास। 2009 में बीजेपी को 22%, कांग्रेस को 24%। 2014 में आंकड़ा यहां बढ़ता है, 34% ओबीसी वोट बीजेपी को और कांग्रेस को 15%, और 2019 में ओबीसी के 44% वोट बीजेपी को मिलते हैं और कांग्रेस को 15%। तो क्या यही है वो खेल जहां महिला वोट आरक्षण में भी ओबीसी का कोटा मांगा जाता है और जाति जनगणना की डिमांड होती है? आप जरा देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति यानी एससी जो वोटिंग पैटर्न है ये क्या कहता है। बीजेपी को 2004 में 13 और कांग्रेस को 27%, 2009 में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 27%, 2014 में बीजेपी को 24%, कांग्रेस को 19%, और 2019 में बीजेपी को एससी वोट, दलितों के वोट 34% और कांग्रेस को 20% मिलते हैं। तो क्या यही है ये पूरी राजनीति, ये जो वोटिंग पैटर्न है, क्या ये पूरा खेल सामने रख देता है? एसटी वोट, आदिवासियों के वोट, जनजातियों के वोट, 2004 में बीजेपी को 28%, कांग्रेस को 37%, 2009 में बीजेपी को 24%, कांग्रेस को 38%, 2014 में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 28%। देखिए यहां पर कैसे बदल रहा है सब। 2019 में बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 31%। ये जितना वोटिंग पैटर्न है ये साफ आपको बताता है कि ये कैसे जाति जनगणना बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। लेकिन जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मोदी ने कितने अर्थ बताए हैं, जरा आप ये देख लीजिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के पीएम मोदी ने अभी तेलंगाना में जो भाषण दिया अभी उसका ये हम आपके सामने अर्थ लेकर आए। अल्पसंख्यकों की पीठ पर क्या छुरा घोंपना चाहता है विपक्ष? दक्षिण भारत को इसका मतलब कम सांसद मिले क्योंकि उनकी संख्या कम है, यह सवाल उन्होंने उठा दिया है। आपको याद होगा डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत जो राज्य है उनकी क्या यहां पर उनकी खुद की क्या शंका है। हिंदू मंदिर पर कब्जा, तमिलनाडु का रेफरेंस दिया उन्होंने। अल्पसंख्यक पूजा स्थल पर कब्जा करेंगे क्या, वो साफ सवाल पूछ रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक का हक लूट लें, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी हिंदू के अल्पसंख्यकों का हक लूट लें और अल्पसंख्यकों को क्या कुछ ना मिले। मनोज जी, क्या ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो जाति जनगणना के बाद जातियों में बढ़ता दिख रहा था, प्रधानमंत्री ने उसको उसके सामने या उसके बिल्कुल पैरेलल अपना यहां पर वो हिंदुत्व वाला या हिंदू में जातियां ना बटे वो वाला यहां पर पैरामीटर साफ खड़ा कर दिया है? गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि गुगली तो विपक्ष ने फेंक दिया है और सामने जो बैट्समैन है उसको कैसे रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स देता है और उसके स्टॉक कितने भारी होते हैं। मैं जितने विपक्ष के लोग थे बड़ा चिंतित लग रहे थे कि ओबीसी क्लास में बहुत सारे ऐसे त्रुटियां रह गई हैं जो कि समाज में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं तो इन सारे लोगों से, विपक्ष के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आज ओबीसी क्लास में सबसे ज्यादा लगभग 14.5% यादव है, जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी क्लास को मिल रहा है। तो इस 27% में लगभग 13% यादवों को फैसिलिटी देंगे और 13% में अदर सारे आएंगे अति पिछड़े वर्ग में और ओबीसी क्लास में से, यानी कि यहीं से डिवाइड हिंदू को कर दिया जाए, यादव को घर से सारे जो ओबीसी क्लास में लड़ाया जाए। अभी एक पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन के ऊपर भी बिल आया था और जिसमें ये मांग की गई थी कि ओबीसी क्लास को इसमें शामिल किया जाए। कभी ओबीसी क्लास ये नहीं कहता है कि हम अपने महिलाओं को या अपने समाज को आगे लाने के लिए हम अपना हक छोड़ रहे हैं। वो हमेशा दूसरे के हक की बात करते हैं, उनको हक क्यों मिल रहा है, आप उस हक में से मुझे, मेरे समाज को बढ़ावा मिलने के लिए हक दीजिए। सबसे पहले तो विपक्ष को ये बोलना चाहिए कि भाई 14.5% यादव क्लास है और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा इन यादव क्लास को मिलना चाहिए। इसके बाद कुशवाहा, कुर्मी, बनिया जो है, ये सारे लोग मिलकर जो है उनको देना चाहिए ओबीसी क्लास में फैसिलिटी। यदि इनमें हिम्मत है तो ये बात बोलकर दिखाएं कि नहीं, ओबीसी क्लास में यादव की सबसे बड़ी संख्या है और यादव क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, समाज को बांटकर जहां हिंदुत्व और आप ओबीसी एसटी की बात की है, ये रूपरेखा इतनी खींच दी गई है, इतनी आगे खींच दी गई है हिंदुत्व की, कि मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। आगे आने दीजिए,
बैटिंग देखिए कि बैट्समैन किस तरीके से कर रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि ये आप कह रहे हैं कि ये जो जातीय जनगणना का दांव है इस चुनाव में बहुत असर नहीं दिखाएगा? असर नहीं दिखाएगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं प्रधानमंत्री, मैं बोला कि सामने बैटिंग करने वाला कैसा वो रिप्लाई करता है गूगली को, और आप कह रहे हैं कि सामने जो बैटिंग कर रहा है उसने ठीक ठाक डिफेंस कर लिया है, अब अगला शॉट क्या है वो देखना होगा। ठीक है, आपकी बातों का मतलब मैं समझ पा रहा हूं। अतुल लोंढे स्माइल कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, लेकिन देखिए एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं। अभी हम जब डिबेट शुरू कर रहे थे तो हमने दो तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे चुनाव से पहले प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से पहले मंदिरों में जाते हैं और चुनाव से पहले कतार लगा दी है इंडिया ने यहां पर जातियों की। लेकिन अब जरा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में किस किस मंदिर गए हैं। देखिए आज ही की बात करें तो जब वो बस्तर में थे जगदलपुर में तो दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे वो। इससे पहले कल जब राजस्थान में थे तो चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में गए वो। 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर का उन्होंने नींव रखी उन्होंने सागर में। 1 अगस्त को दगड़ू सेठ मंदिर पहुंचे पुणे में। 31 मई को पुष्कर के ब्रह्म मंदिर पहुंचे। 10 मई को वो नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर गए। इसमें राजस्थान और एमपी के मंदिर हैं। 28 जनवरी, और मंदिर की तो अपील राज्यों से परे भी होती, भीलवाड़ा पहुंचे वो 28 जनवरी को देवनारायण मंदिर में। लेकिन अब अगर इसी के बरक्स हम पीएम जो सीएम गहलोत हैं, पीएम के बरक्स जो वो कहां कहां पहुंचे, किस किस मंदिर पहुंचे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल राहुल गांधी देखिए 2 अक्टूबर को वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे अमृतसर, और 9 सितंबर को वो पहुंचे वैष्णो देवी कटरा। 3 अगस्त को वो पीताम्बरा पीठ दतिया गए। 23 जनवरी को 2023 रघुनाथ मंदिर गए जम्मू। 23 जनवरी को मरघट हनुमान मंदिर गए दिल्ली। 29 नवंबर 2022 को महाकालेश्वर उज्जैन गए वो। 27 नवंबर 2022 बड़ा गणपति मंदिर इंदौर गए। 26 नवंबर 2022 नर्मदा घाट ओमकारेश्वर गए। गहलोत की बात कर लेते हैं जल्दी से। 29 सितंबर को खाटू श्याम पहुंचे वो, सीकर जिले में जो पड़ता है, करली जो वहां सीकर में पड़ता है, करली माता मंदिर बीकानेर पहुंचे। तेजाजी मंदिर नागौर पहुंचे। चारभुजा मंदिर पहुंचे राजसमंद। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। बेलेश्वर मंदिर बांसवाड़ा। त्रिपुरा मंदिर डूंगरपुर। तो टेंपल रन तो सभी खेल रहे हैं, मंदिर तो सभी जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन बीजेपी मंदिर आंदोलन और बीजेपी की सीट आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये मंदिर जाना कितना अहम हो गया है आज देश की पॉलिटिक्स में। आप 1984 के लोकसभा चुनाव देखिए, जो नतीजे आए थे, बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी, केवल 2 सीटें। लेकिन उसके बाद फिर कैसे 1989 में 85 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई थी, और इसके अलावा 1991 में 120 सीटें। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन जिसको लेकर, और 1996 161 सीटें जिसको लेकर बीजेपी ने काफी आगे बढ़े। लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा याद होगी जो बिहार में लालू ने रोकी थी। 1998 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली। 1999 में बीजेपी 182 सीटें हासिल करती, लगातार आगे बढ़ती गई है बीजेपी। 2004 में फिर 138, वो नीचे आए। 2004 में उनकी सीटें कम हुई, इंडिया शाइनिंग का उनका नारा नहीं चला। 2009 में 116 सीटें उनको मिलती हैं, लेकिन फिर 2014 में 282 अपने दम पर बहुमत हासिल किया 30 सालों बाद किसी ने। 2019 में 303 सीटें हासिल की यहां पर बीजेपी ने। यह आप देखिए मंदिर आंदोलन और बीजेपी की सीटें किस तरह से बढ़ती गई, यह आपके सामने है। लेकिन फिर 2014 में सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के मंदिरों के कायाकल्प की मुहिम किस तरह शुरू की, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। फिर चलते हैं अपने प्रवक्ताओं के पास। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, वैद्यनाथ धाम, एयरपोर्ट, महाकाल लोक उज्जैन, राम मंदिर अयोध्या और 4 धाम परियोजना का विकास, इन तमाम मंदिरों को आप देखें तो आपको समझ में आता है कि ये मंदिर कितने जरूरी हो चुके हैं। और यही प्रेम रंजन पटेल आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या यही मैसेज दे रहे हैं कि जातियों में मत बंटो, विपक्ष जाति में बांट देगा, हिंदू को बिल्कुल अलग कर देगा और ये विपक्ष हिंदू विरोधी है, क्या यह मैसेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे पहले तो कि मंदिर हमारे भारतीय संस्कृति के घोतक है। यहाँ कभी जो ऐसे यही कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी के माध्यम से मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार बताते थे, राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, भगवान राम के नहीं होने का जो है हलफनामा ये लोग जो है देते थे कोर्ट के अंदर में। तो ये जो है जब चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी जो है ये मंदिर मंदिर घूमते हैं, टीका लगाते हैं और गुहार लगाते हैं हिंदुओं के सामने, बहुसंख्यक वर्गों के सामने कि मैं अब कोई स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति बदल चुकी है, अब बिना आपके हम सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। तो इनका केवल जो है
ये ध्येय है सत्ता अरे में चलिए आने आपकी का। बात ही मान ले सत्ता में प्रेम जैसे रंजन ही जी, आएंगे, प्रेम रंजन जी आप ही की वही बात काम मान ले तो करेंगे, देर आए जो दुरुस्त पहले आए। करते रहे हैं, आप ही की पहले बात करते मान रहे। ले तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मंदिर जा तो रहे हैं, फिर आप हिंदू विरोधी क्यों कह रहे हैं इनको? देश के लोग नहीं, देश के लोगों का इनके ऊपर भरोसा नहीं है, न विश्वास है। इन्होंने जो किए हैं आप बता दीजिए। राम मंदिर के जो ऐसे इतने दिनों तक अगर विवादित रखने का काम, उसमें ताला बंद कर करके रखने का काम और मंदिर का निर्माण नहीं होने देने का अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस के जिम्मे जाता है। अगर निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती है, साधु संतों पर गोलियां चलाई जाती है, कितने लोग मारे जाते हैं, ये किस लिए जो है से इस भारत में, हिंदुस्तान के अंदर में मंदिर के लिए जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे इस भारत की संस्कृति के घोतक हैं, भगवान राम का यह देश है और उनके मंदिर के जन्म स्थान के मंदिर के निर्माण के लिए ये करना पड़ता है। तो यही प्रेम जी इतिहास बहुत बताते हैं आप लोग, बहुत इतिहास बताते हैं, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की और मॉडर्न और हिस्ट्री की पूरी क्लास खड़ी कर देते हैं सामने, आज की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जब जाते हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ तो कहते हैं कि यहां पर एक गला काटा गया था, वो कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं कि यहां गला काटकर वीडियो बना लिया जाता है, लेकिन वही जिक्र जब वो छत्तीसगढ़ जाते हैं तब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? वहां ओबीसी बन जाते हैं वहां। देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां भी कोई अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं और देश में जो है अगर प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं तो अन्याय के खिलाफ आए हैं। जिस प्रकार से देश के लोगों के साथ अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया, उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने उनको बैठाया है देश के प्रधानमंत्री के पद पर। तो आज सबके विश्वास पर वो खरा उतरने का काम कर रहे हैं। सबके विश्वास पर जब वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम जी, सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजस्थान में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग। सबका विश्वास, सबका सम्मान, हम सब मुस्लिमों का विश्वास आप पर कम होता जा रहा है। वोटिंग पैटर्न बताया मैंने, वोटिंग पैटर्न बताया, लेकिन मैं अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। रुकिए, अब आप बहुत देर से आपने अपनी बात रखी, मैं अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। अतुल लोंढे, तो यहां पर प्रधानमंत्री जिस तरह से आप लोगों के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, ये आप लोग क्या लगता है जाति जंगलना वो सीढ़ी है जो उससे पार कर जाएंगे आप उसको? देखिए, ये मनोज जी जो है साइकोलॉजिस्ट, वही तो खुद कंफ्यूज देख रहे थे मुझे। अब ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान, और जो सरकार के सवाल उठे वो जाओ पाकिस्तान, ये तो उनका नारा है। कई साल से हम देख रहे हैं। क्या मणिपुर में हिंदू लोग नहीं है क्या? मणिपुर के लोग भारत के लोग नहीं है? उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो अन्याय की बात तो मुंह से निकालते नहीं। मणिपुर का म निकला नहीं है आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से। ये गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे। इन्हें थोड़ा भी ज्ञान है, पता है इन्हें कुछ? जब देश आजाद हुआ तो 32 करोड़ जनसंख्या थी, आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। जिस देश में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, वो देश में हरित क्रांति हुई और 21 देशों को हम खाना एक्सपोर्ट करते हैं। 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश आज हमारे वक्त पीपीवी पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे, दुनिया में तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था 2011 में बन गई थी। और यही जो ओबामा ने कहा था। अरे ये सब आंकड़े ठीक है, लेकिन जाति जनगणना का जिन तो आपने निकाला ना अतुल लोंढे पाटिल। जाति जनगणना तो आप लेकर आए हैं, मुद्दा तो आपने बना दिया है। तो आप जाति की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस जातियों में बांट रही है। एक मिनट, 2011 में जाति जनगणना हो चुकी है, 2016 में उसके सारे आंकड़े थे, ये दे नहीं रहे। इन्होंने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे नहीं। संसद के पटल पे इस देश के गृह मंत्री ने जो जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है हिंदू के नाम पर हम लोगों पे अन्याय कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को दिशा भूल कर सकते हैं। मैं बताता हूं, तो वो तो कह ही नहीं रहे जाति की बात, वो तो कह रहे हैं हिंदू जाग जाओ, वो तो कह रहे हैं हिंदू इकट्ठा हो जाओ, ये कांग्रेस जाति में बांट रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, एक तरफ नहीं आता हूं, अतुल जी आता हूं, अपनी बात रखिएगा। प्रेम जी को बहुत समझ दिया, मुझे आखिरी बात रखने दीजिए। अच्छा बोलिए। मैं प्रेम जी के पास नहीं, मैं तो असीम वकार के पास जा रहा हूं, बेचारे कुछ नहीं बोले, एक बार बोले। नहीं, प्रेम जी ने बहुत बोला है, मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, जल्दी से 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। देखिए, बात सामाजिक न्याय की आती है तो जात कहां से आई है? जब सबके बराबरी की बात की है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी संख्या भारी
अगर ये बात है तो उन्होंने कहा यादव 14% है, तो यही तो बात है ना, 50% की मियाद हटा दो। अच्छा किया ईडब्ल्यूएस के लिए हटा दिया था, 59% कर लिया, लेकिन जब बाकी लोगों को देने की बात आती है 64% आई है और SC/ST मिलाकर 84% है, तो वो मर्यादा को हटाने में तकलीफ क्या है? चलिए, इस बात में अगर समय मिला तो मैं जवाब लूंगा, लेकिन असीम वकार मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, वो जाति की बात कर रहे हैं। ये एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ जाति है। आप कहां है भाई साहब? आपकी पॉलिटिक्स कहां है? आप खुद को कहां पाते हैं इस पॉलिटिक्स में? दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। ना वो हिंदुओं को देने को तैयार हैं और ना ये जो जातियों वाले लोग हैं जातियों को देने को तैयार हैं। दोनों देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दोनों गद्दी पे कब्जा करने के लिए अपनी अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। मैं चितरंजन गगन साहब बैठे हैं, नीतीश कुमार का और तेजस्वी जी का नारा कि जातीय जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही तो नारा है ना आपका। तो आपके नारे के हिसाब से नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन, और नीतीश जी का जो उनकी जो जाति समीकरण है, जो उनकी क्वांटिटी है, गिनती है, परसेंटेज है, उसके हिसाब से तो उनको कोई ऐसा आयोग बनाकर उसका अध्यक्ष बना दीजिए। फिर आरएसएस के मुखिया मंत्री को तो काबिल नहीं बचे, अब उनकी हिस्सेदारी नहीं मांग के देख लो। दूसरी बात आपके हिसाब से अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं? यही सवाल पूछ लेता हूं, मेरे पास समय कम है, यही सवाल पूछ लेता हूं। चितरंजन गगन, आप यहां ऐलान कर दीजिए मुस्लिम यादव 14% यादव बनाएंगे आप। मुस्लिमों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे आप? दे दीजिए इसी जाति जनगणना के आधार पर। नहीं गौरव जी, बताइए, इनसे पूछिए। मानसिकता का अब सवाल है कि मैं तो कहा कि अरे वो तो आपकी मानसिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बीपी सिंह जी तो सवर्ण थे और मंडल आयोग का अनुसार बनाएंगे आप? नहीं, किसने लागू किया? बीपी सिंह लागू किए। अर्जुन सिंह तो सवर्ण थे। अरे भाई, शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान को कि नहीं बनाएंगे? खाली इतना जवाब दे। मुसलमानों को क्या मिला ये बताइए। एक लाइन का सवाल है, मुसलमानों को क्या मिला? चितरंजन गगन, आपकी जाति जनगणना से मुसलमानों को क्या मिला? एक लाइन का सवाल है। किसको? देखिए, पहले इस देश के प्रधानमंत्री तो बने नहीं। डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? खाली ऐलान करिए हाँ या ना। नहीं, सुनिए, या तो जो है भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, 17% है, या तो भाषा यादव तो 14% है। सीएम क्यों नहीं बनेंगे? पूरा बिहार में ये वीडियो चलेगा, सवर्ण थे, वीडियो पूरे बिहार में चलेगा। चितरंजन गगन जी, मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और अर्जुन सिंह हाँ या ना? शिक्षण संस्थाओं डिप्टी सीएम क्यों? सीएम बनिए भाई, 17% है आप, कोई नहीं है इतना। लाइए समर्थन, लाइए, बनिए। कौन अरे भाई, इनसे कहिए डिप्टी सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हाँ या ना? अरे नहीं, सवाल है कि ये जनता बनाती है। सरकार में आप हैं, हम कैसे जाति जनगणना आप करा रहे हैं, वोट आप दे रहे हैं, सीएम कोई दूसरा बनाएगा? जातीय जनगणना आप करा रहे हैं, अरे कब शपथ दिलवाएंगे? उनका विधायक आप तोड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम को तीसरा बनाएगा? वो तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, वो तो वही। चलिए, बहुत शुक्रिया।